हेलो फ्रेंड्स, प्रेमोवी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशलॉजी के क्वेश्चंस का कलेक्शन में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं पूरी की पूरी यानी 99% संभावना है कि इन क्वेश्चन से पीजीटी के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। पीजीटी या टीजीटी या फिर हम एलटी ग्रेड एग्ज़ाम्स की बात करें तो ज़रूर से ज़रूर इसमें क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं इन क्वेश्चंस में। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और लाइक शेयर भी कर दें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसके सब्सक्राइबर अधिक से अधिक होना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आप पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस हुए थे वो 67 तक हो गए थे, आज 68 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी है। मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है कि मैक्स वेबर, रूथ बेनेडिक्ट, रायन एच बेनेडिक्ट और ऑप्शन डी है राल्फ लिंटन। तो ये जो पुस्तक है बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है और इस पुस्तक को जो लिखा है वो रायन एच बेनेडिक्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन में इसमें सही है वो सी ऑप्शन सही है। मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व, इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और इनकी अवधारणाएं और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने यह पुस्तक दी थी। तो रायन एच बेनेडिक्ट ने यह पुस्तक दी है। ऑप्शन इसका जो है वो सी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र अन्य सामाजिक संबंधों के ना तो दासी है और ना ही गृह स्वामिनी। समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और न ही गृह स्वामिनी, बल्कि उनकी बहन है। यह किसने कहा है। तो ऑप्शन इसका जो ए है वो है बार्न्स एंड बेकर्स, बी है एलेक्स एंकलेस और सी है बोगार्डस और डी है बोटमो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, ये महत्वपूर्ण परिभाषा है और एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली परिभाषा है। तो इस परिभाषा को जो दिया है वो बार्न्स एंड बेकर्स ने दिया है। यानी कि इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, ये किसने कहा है। ये भी क्वेश्चन अभी बिल्कुल न्यू एग्जाम्स के कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है कि किंग्सले डेविस, पार्क बर्गेस, पी गिट्स और एल विर्थ। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो एल विर्थ है। नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, ऐसा एल विर्थ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है। यह धारणा किस समाजशास्त्री की है कि जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है। यह धारणा है ऑप्शन है अस्कर डेविस की, एन.एस. रेड्डी की, एम.एन. श्रीनिवास की या डॉक्टर योगेंद्र सिंह की। ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है वो ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ये अक्सर इसमें जो शिक्षार्थी हैं धोखा खा जाएंगे कि इसका शायद ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन ऑप्शन ए नहीं सही है। जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों का आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतर संबंधित करती है, तो ऐसा कहा है एन.एस. रेड्डी। ऑप्शन इसका जो बी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है 11, बी है 18, सी है 16 और डी है 13। तो मनुस्मृति में जो संस्कार बताए गए हैं वो 16 संस्कार बताए गए हैं और इन 16 संस्कारों के माध्यम से ही जीवन की पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध किया गया है। यानी कि गर्भावस्था से लेकर उसके मृत्यु संस्कार तक, यानी कि अंतिम संस्कार तक जितने भी संस्कार होते हैं वो कुल टोटल 16 संस्कार हैं। और इन 16 संस्कारों में अगर मुझे जो याद है मैं उन्हें बताती हूँ, जिसमें पुंसवन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार,
और मुंडन संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। जो मुझे कुछ याद है वो मैं आपको बता रही हूँ, और बाकी बुक्स में तो सब कुछ डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? ऑप्शन है धारा 496, धारा 497, धारा 498 और धारा 499। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा धारा 498 के अंतर्गत। अगर पति के द्वारा पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो धारा है अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है और अपने लिए उचित निर्णय न्यायालय की तरफ से उसे उचित सलाह और उसकी सुरक्षा के लिए इसमें प्रावधान है। नेक्स्ट है कि मुसलमानों में तलाक के लिए किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति के विवाह विच्छेद तय करते हैं? ये जो MCQs हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं अगर बात करूँ 99% तो ये PGT DCT LT ग्रेड के एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, समझिए और अपना मूल्यांकन खुद करिए। तो क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन है कि मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है इला, खुला, मुबारत, जिहर। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा मुबारत। इसमें पति पत्नी दोनों की सहमति से विवाह विच्छेद होता है, लेकिन खुला भी एक विवाह विच्छेद का रूप होता है जिसमें पत्नी की तरफ से पहल की जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो C ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन पॉपुलर क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, श्री ज्योतिबा फूले ने, और C है पंडित मदन मोहन मालवीय ने, और D है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसमें जो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? श्री ज्योतिबा फूले ने। इन्होंने समाज के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसी उद्देश्य से इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। ग्रामीण संप्रदायवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बच्चे जो शिक्षार्थी हैं वो इस क्वेश्चन में अक्सर धोखा खा गए हैं कि शायद ये जो अवधारणा है ये अवधारणा M.N. श्रीनिवास, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रामीण संप्रदायवाद की जो अवधारणा है वो ऑप्शन लिखे दिए हैं इसमें राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंद घोष, M.K. गांधी और श्री भगवान दास। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है राधा कमल मुखर्जी के द्वारा ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा दी गई है। जब इन्होंने मूल्य की अवधारणा, जो इनकी जो मुख्य अवधारणा है वो कौन सी है? इन्होंने मूल्य के विषय में, जो सामाजिक मूल्य हैं उनके विषय में बताया है। उसी पर अध्ययन करने के उपरांत इन्होंने ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया की विधि भी है, जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में ये कथन दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है ये। तो इस डिफिनेशन को जरूर से ज़रूर याद कर लें। तो ये डिफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है इसमें मजूमदार एवं मदन ने, वेस्टर्न मार्क ने, गिलिन एवं गिलिन ने, एंडरसन एंड पार्क ने। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है गिलिन एवं गिलिन। गिलिन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि जो विवाह है वो मात्र क्या है? वो मात्र संतुष्टि का उपकरण नहीं है बल्कि सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने का एक माध्यम भी है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में
हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो एग्जाम क्वेश्चंस चल रहे हैं ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं। ये क्वेश्चंस सभी को आने चाहिए, क्योंकि ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इनमें कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत अधिक बनती है। तो ये क्वेश्चन हमें सॉलिड रूप से तैयार होने चाहिए। तो ऑप्शन, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि हिंदू ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किसने किया है, तो ऑप्शन है एलिन रॉस, MS गोरे, IP देसाई और इरावती कर्वे। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है वो इरावती कर्वे के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन इसमें जो सही है वो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस तरीके के क्वेश्चंस ही एग्जाम में अधिक पुटअप किए जाते हैं। तो ऑप्शन है कि वेस्टरमार्क, लोवी, मर्डाक और बर्जेस। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा मर्डाक। मर्डाक ने क्या किया था कि 250 समाजों का अध्ययन किया था और 250 समाजों का अध्ययन करने के उपरांत इन्होंने विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया था कि विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही है वो है सी। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है पूछा जा रहा है। यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें बहुपति विवाह का प्रचलन है, किंतु किसी एक में नहीं है। तो इसमें इसको हम समझते हैं कि बहुपति विवाह का प्रचलन किस जनजाति में नहीं है। तो टोडा ये क्या है कि मातृवंशीय है। नायर ये भी यहाँ पे बहुपति विवाह का प्रचलन है। कोटा यहाँ पर भी बहुपति विवाह का प्रचलन है। लेकिन गोंड में क्या है, बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है। ये पितृवंशीय है, यानी यहाँ पे जो मुखिया होता है वो पिता की प्रधानता ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन इसमें जो है वो डी है, जहाँ पे बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है जो किस समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया है कि बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा। यह कथन किस समाजशास्त्री का है। ऑप्शन है किंग व कोलर का, मैकाइवर एवं पेज का, WH समनर का और किंगलिसे डेविस का। तो ये जो कहा है बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, ऐसा कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था, सभ्य अवस्था किस विद्वान के द्वारा बताई गई हैं। यानी कौन समाजशास्त्री है जिनके द्वारा विकास की ये 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन, टायलर और फ्रेजर। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है मॉर्गन ने विकास की ये 3 अवस्थाएं बताई हैं, अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था। मॉर्गन का एक सिद्धांत बहुत ही फेमस है, यौन साम्यवाद। यौन साम्यवाद, तो यौन साम्यवाद की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने संस्कृति के इथॉस और इडॉस पक्ष का उल्लेख किया है। बहुत ही डीपली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्ट है, क्योंकि जिस भी समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया है वो डायरेक्ट है। तो ये जो संस्कृति के इथॉस और इडॉस पक्ष का उल्लेख किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है क्रोबर के द्वारा, मेलानोवास्की के द्वारा, लिंटन के द्वारा और हार्स्कोविट्ज के द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा क्रोबर ने संस्कृति के 2 पक्ष बताए हैं, इथॉस और इडॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज के व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा रूढ़ियों का विरोध करते हैं वह उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। समाज उनका नहीं किंतु वे समाज का मार्गदर्शन करते हैं।
टर्नबी ने ऐसे लोगों को क्या कहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के पर्पज से तो 100% ये इम्पोर्टेंट डिफिनेशन कह लें या उनके अकॉर्डिंग है कि उनके जो अपने स्वयं के विचार रहे हैं टर्नबी के, तो उनके अनुसार ये बात कही गई है कि समाज के व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा रूढ़ियों का विरोध करते हैं वह उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। समाज उनका नहीं किंतु वे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टर्नबी ने ऐसे लोगों को क्या कहा है, रहस्यवादी कहा है, रचनात्मक अल्पसंख्यक कहा है, पथ प्रदर्शक कहा है या विरोधी कहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो क्या कहा है, रहस्यवादी कहा है। ऐसे लोगों को क्या कहा है, रहस्यवादी कहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये उसको आप लोग जरूर से ज़रूर इस डिफिनेशन को याद कर लीजिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन संस्कृति संकुल का उदाहरण है। पूछ रहा है कि संस्कृति संकुल का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन दिए हुए भाषा, बर्तन, ग्राहक तथा दुकानदार और ईमानदारी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ग्राहक और दुकानदार। संस्कृति संकुल का मतलब होता है कि उस क्षेत्रीय निवास में रहने वाले लोग जब किसी एक जगह पर जाकर केंद्रित हो जाते हैं, वहाँ से उनकी अपनी मूल आवश्यकताएँ, उनके विचार, उनकी स्थितियाँ जुड़ी होती हैं। जैसे एक दुकानदार से क्या है, बहुत सारे ग्राहक जुड़े होते हैं, तो ये दर्शा रहा है क्या, संस्कृति संकुल को। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हुआ, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने गुजरात के महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया है। गुजरात में महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। तो ऑप्शन है IP देसाई, MS गोरे, KM कपाड़िया और AS शाह। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है ए, IP देसाई के द्वारा गुजरात के महुआ परिवार का अध्ययन किया गया था। महुआ क्षेत्र का अध्ययन किया गया था। जो महुआ क्षेत्र में रहने वाले परिवारों की जीवन शैली है, परिवार का स्वरूप है, उसका अध्ययन IP देसाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन है 1929, 1954 और 1955 और 1956। तो इस तरीके से जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही होगा डी, 1956। ऑप्शन इसका जो सही है वो डी सही है। अब नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मेरी तरफ से इसमें 100% स्टार लगाइए क्योंकि एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्योता भेंट नातेदारी प्रथा जिसके अंतर्गत जितना रुपया नगद लिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो कि पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। हम देखते हैं शादी विवाह में जब अपने किसी बहन या बेटी का विवाह होता है तो उसमें एक रस्म होती है जिसमें क्या किया जाता है, एक रजिस्टर बनाया जाता है जो उसमें व्यवहार लिखा जाता है। उस व्यवहार को जो क्या किया जाता है, उस रजिस्टर में उस व्यवहार को लिख के आगे के लिए सुरक्षित कर लिया जाता है और फिर जहाँ जहाँ वो विवाह संपन्न किए जाते हैं वहाँ वहाँ उस राशि को वापस भी की जाती है। तो ये क्या है, न्योता भेंट के अंतर्गत आता है। तो यही बात भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या पूर्वी क्षेत्र में। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो मध्यवर्ती क्षेत्र यानी भारत के मध्य क्षेत्रों में ये प्रथा पाई जाती है। और ये जो डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है 99% ये जो न्योता भेंट नातेदारी प्रथा की बात की है वो इरावती कर्वे के द्वारा की गई है। तो वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो, क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।